डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सलीम सर, बायो साइंस वाला। स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड साइंस फर्स्ट से एक इम्पॉर्टेंट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। इसके बाद व्हाट आर द रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशंस को लिखने के क्या तरीके होते हैं, और हाउ वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ये हम देखेंगे। और इसी तरह से सबसे लास्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शंस। तो इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय केमिकल चेंज, व्हाट इज मीन बाय फिजिकल चेंज, यू हैव स्टडी ऑलरेडी इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। केमिकल रिएक्शंस उस रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें केमिकली कुछ चेंजेस होते हैं। हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील होता है। ऐसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये केमिकल रिएक्शंस हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। इसी तरह से आपकी टेक्स्ट बुक्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं टू चेक योर प्रीवियस नॉलेज। आई होप यू स्टडीड very carefully the science first from 9th standard. So from that topic here the some questions are raising, that is can you recall में पहला जो questions है आपको can you recall, पहला question जो है स्टूडेंट्स वो देखिए आप can you recall में, वो है what are the types of molecules, what are the types of मॉलिक्यूल्स की टाइप्स क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आगे दूसरा पूछा जा रहा है ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स के टाइप्स क्या है, एंड कंपाउंड्स, और उसी तरह से कंपाउंड्स एंड कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, ये दो चीजें जो है आपने पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, यानी जो एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है और कंपाउंड्स के एलिमेंट्स क्या है वो क्या है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। पहले तो मॉलिक्यूल्स हमको समझना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच आर केमिकली फॉर्म, जो है एक ग्रुप ऑफ एटम होता है जो केमिकली तैयार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो केमिकली जो ग्रुप तैयार होता है ये कैसे तैयार होता है? तो हम देखते हैं कि जो एक एटम होता है उसके अंदर एक एबिलिटी होती है, कैपेसिटी उसकी ये होती है कि वो केमिकली जो है बॉन्डिंग करता है किसी दूसरे एटम के साथ या एक जैसे एटम के साथ। तो उससे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर एक एटम मिलकर जो एक ऑटो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन प्लस क्लोरीन मिलकर जो है Cl2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं। हम देखते हैं कि ऑर्गन जो है ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, हीलियम जो है कि एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से वाटर एक मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग एटम से मिलके बना हुआ है ना। तो ये जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये केमिकली फॉर्म होते हैं। और केमिकली ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये जो है केमिकल रिएक्शन इनके दरमियान होती है और उसके ज़रिए से ये केमिकली तैयार होते हैं। तो ये बॉन्डिंग के ज़रिए से तैयार होते हैं। O2 के अंदर बॉन्डिंग हुई, Cl2 के अंदर बॉन्डिंग हुई है, वाटर के अंदर बॉन्डिंग हुई है। ये जो केमिकल बॉन्डिंग हुई है ये इस तरह से। तो हम यहाँ पर जो है डिफाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी मॉलिक्यूल वो होते हैं जो एक तो अपने एक इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस रखते हैं या ग्रुप में होते हैं और जो है पूरे सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये हमने देखा है अबाउट द मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ हमको देखना है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट दरअसल क्या होते हैं।
तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोले तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम से ये कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। जैसे मॉलिक्यूल ऑफ मेनी एलिमेंट सच एज ऑर्गन, ऑर्गन जो है अगर ये बन रहा है तो एक ही टाइप के एलिमेंट से बना हुआ है, तो इसे हम कहेंगे मोनो एटॉमिक। क्या कहेंगे इसे हम? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे इसे हम। क्या कहेंगे इसे हम? मोनो एटॉमिक। क्यों? क्योंकि ये एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से, जैसे ऑर्गन है, हीलियम है, ठीक है, आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द एटम्स। लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि उसमें एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। तो ऐसे एटम जिसमें एक ही टाइप के ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक ही टाइप के एटम है लेकिन दो एटम है, तो उनको हम डायटॉमिक कहेंगे। क्या कहेंगे इनको हम? डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे हम इन्हें। क्या कहेंगे? डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये जो एटम के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं और उसके जो नंबर्स होते हैं, इसे हम एटोमिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल जितने एटम से बन रहा है, एक मॉलिक्यूल अगर से 5 एटम से बन रहा है तो उसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? 5। एक एटम अगर एक मॉलिक्यूल जो है 4 एटम से बन रहा है तो उसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? 4। एक एटम अगर एक मॉलिक्यूल जो है 2 एटम से बन रहा है तो उसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई? 2। एक एटम अगर एक मॉलिक्यूल जो है 1 एटम से अगर बन रहा है तो उसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई? 1। तो एटोमिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द एटम और इन केस ऑफ द मॉलिक्यूल और द कंपाउंड। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसके अंदर अगर से 2 एटम है तो उसे हम डायटॉमिक कहेंगे। क्या कहेंगे? डायटॉमिक कहेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये जो एटोमिसिटी है इससे हमको जो है मॉलिक्यूल्स के जो एलिमेंट्स है या एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल है वो हमको समझने में उसके आसानी होती है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ एटम मेटल्स में भी होते हैं जो मोनो एटॉमिक होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स में होते हैं जो मोनो एटॉमिक होते हैं। मेटल्स में भी डायटॉमिक होते हैं, नॉन मेटल्स में भी जो है मोनो एटॉमिक्स होते हैं। इस तरह से जो है हम देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं। जैसे ऑर्गन मोनो एटॉमिक है, हीलियम मोनो एटॉमिक है, ऑक्सीजन मोनो एटॉमिक है, नाइट्रोजन मोनो एटॉमिक डायटॉमिक है, ऑक्सीजन डायटॉमिक है, क्लोरीन डायटॉमिक है। अब इससे बड़े भी कुछ एलिमेंट्स है, जैसे फास्फोरस है या सल्फर है, तो ये इसके चेन होती है, इनकी लंबी चेन होती है एक एक मॉलिक्यूल की, जैसे P5, S4, तो इनके अलग अलग नाम हम गिन सकते हैं। तो फास्फोरस में P4 अगर से है तो हम बोलेंगे इसको टेट्रा एटॉमिक। सल्फर अगर से एक एटम के अंदर 5 है या 4 है तो उसको हम कहेंगे पॉली एटॉमिक। तो स्टूडेंट्स, ये एटोमिसिटी के ज़रिए से हम इनके मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये सेम टाइप के एटम से बने हुए होते हैं और उनसे हम उनकी एटोमिसिटी मालूम करते हैं। इसी तरह से दूसरा ही क्वेश्चन है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं? तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी जो डिफरेंट एलिमेंट्स, जो पहले तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स देख लीजिए। कंपाउंड जो भी तैयार होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल C6H12O6, तो 3 अलग अलग जो है एटम या एलिमेंट यहाँ पर जो है मिले और एक कंपाउंड यहाँ तैयार हुआ है। ये जो कंपाउंड तैयार हुआ है अलग अलग एलिमेंट या उनके एटम से मिलकर तैयार हुआ है। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके अंदर जो है कंपाउंड के अंदर जो होता है, जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या एटम होते हैं उनका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। वो डेफिनेट प्रोपोर्शन के साथ ही केमिकली जो है वो तैयार होते हैं। तो इसी तरह से मॉलिक्यूल तैयार होते हैं उनके, या मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड तैयार होते हैं, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड इस तरह से तैयार होते हैं। तो वाटर एक देखते हैं हम, वाटर को हम एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। इसी तरह से अमोनिया है, NH3 है, इसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। तो इस तरह से जो अलग अलग डिफरेंट एटम्स हैं और वो एक जगह जो है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आके कंपाउंड बनाते हैं, तो उसे हम मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनके अंदर क्या होता है? डेफिनेट और फिक्स प्रोपोर्शन होता है। उसी प्रोपोर्शन के साथ जो है इनके अंदर इनका जो है केमिकल जो इंग्रेडिएंट है या कॉन्स्टिट्यूएंट है वो फिक्स होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ है आपका, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? देखेंगे टेक्स्ट बुक्स में, व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 2, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट।
चलिए बताइए व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी? यस, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज, यस, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। जो भी कंबाइनिंग कैपेसिटी रहती है एलिमेंट की उसे हम वैलेंसी ऑफ एलिमेंट कहते हैं। अब ये वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हमको क्यों मालूम होना चाहिए? किसी भी एटम की वैलेंसी या उसकी वैलेंसी मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एलिमेंट की अगर आपको वैलेंसी अगर मालूम है कि उसकी वैलेंसी 1 है या 2 है या 3 है, तो उस वैलेंसी से आप उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल बना सकते हैं, उसके कंपाउंड बना सकते हैं और केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो ये वैलेंसी होती है ये फिक्स होती है और इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। जो एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ने की जो कैपेसिटी होती है, या कुछ एलिमेंट क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कुछ एलिमेंट्स को अगर आयोनिक कंपाउंड बनाना है तो दे विल लॉस और दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन टू कंबाइन टू फॉर्म द कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड बनाना। इसी तरह से हम देखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड बनाना है तो दे वांट टू शेयर द इक्वल number of electron, they will share the equal number of electron to form the, yes, covalent compound। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनकी वैलेंसी जो रहेगी वो कोवैलेंसी रहेगी, एक जैसी वैलेंसी रहेगी और वो कोवैलेंट कंपाउंड तैयार करेगी। इसी तरह से हम देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो वैलेंसी जो है एटम की और एलिमेंट की जो है वो अलग अलग होती है और उसमें आयनिक कंपाउंड्स वो तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो वैलेंसी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। वैलेंसी अगर हमें नहीं मालूम है तो हम किसी भी एटम की, किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी कंपाउंड को बना नहीं सकते हैं, तैयार नहीं कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द वैलेंसी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट और एटम। तो स्टूडेंट्स एक तीसरा क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है, उसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग मॉलिकुलर फार्मूला? मॉलिकुलर फार्मूला लिखने के लिए क्या ज़रूरी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? दूसरा है ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, हाउ आर द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड रिटन, कैसे लिखा जाता है? एक तो मॉलिकुलर फार्मूला लिखने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या रिक्वायरमेंट है और उसको कैसे लिखा जाता है। दो सवाल हैं, एक ही सवाल में दो सवालों को यहाँ पर जो है पूछा गया है। तो आइए पहला सवाल हम देखते हैं कि पहले मॉलिकुलर फार्मूला किसे कहते हैं। तो मॉलिकुलर फार्मूला जो है दरअसल उस फार्मूले को कहते हैं जो किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल्स के केमिकल कंपोजिशन को शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिकुलर फार्मूला क्या है? तो इससे क्या हमको मालूम पड़ता है कि व्हाट इज मीन बाय H2O? तो इससे ये मालूम पड़ता है कि H2O जो है वो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस है। फॉर एग्जांपल CO2 गैस, CO2 क्या है? तो C एक कार्बन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दो एटम है उसमें। इससे हमको पता चलता है कि इसमें ये दो गैसों का कॉम्बिनेशन है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स जो है हमको क्या मालूम पड़ता है मॉलिकुलर फार्मूला से? मॉलिकुलर फार्मूला से हमको ये मालूम पड़ता है कि उसका केमिकल कॉम्बिनेशन कैसा है और किस तरह का है। तो देखिए पहले मॉलिकुलर फार्मूला हम लिखने के क्या कवायद हैं, क्या रूल्स हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय मॉलिकुलर फार्मूला। तो मॉलिकुलर फार्मूला इज नथिंग बट द, यस, या केमिकल फार्मूला इज नथिंग बट द, यस, केमिकल कंपोजिशन और symbolic representation of the chemical composition of that particular substances or the matter, ठीक है। तो यहाँ हमने देख लिया है ये H2O CO2 है दिया हुआ। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब इसके कुछ रूल्स है, वो रूल्स क्या है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। पहला रूल क्या है ये देख लीजिए आप कि राइटिंग द सिंबल ऑफ रेडिकल विद बेसिक रेडिकल्स ऑन द लेफ्ट एंड एसिडिक रेडिकल्स ऑन द राइट साइड। अगर आपको कोई चीज़ लिखना है, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, इसमें कैल्शियम जो है मेटल है और ये ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है। तो हमने क्या करे हैं, जो मेटल हैं तो उसके रेडिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैंने यहाँ पर पहले से सिंबल दे दिया हूँ डाई पॉजिटिव डाई नेगेटिव, ये रेडिकल्स कहलाते हैं। जिस भी कंपाउंड के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर जो है उसके आयनिक रिप्रेजेंटेशन से वो लिखे गए हैं अगर से, तो वो रेडिकल्स कहलाते हैं। तो ये एक रेडिकल्स है, ये कंपाउंड के रेडिकल्स है। तो ये पॉजिटिव रेडिकल्स हैं और ये नेगेटिव रेडिकल्स है। तो इसको हम कहते हैं
एसिडिक रेडिकल्स ऑक्सीजन को, और इसको कहते हैं हम बेसिक रेडिकल्स कैल्शियम को। तो पहला रूल क्या है, राइट द सिंबल ऑफ रेडिकल विद बेसिक रेडिकल ऑन द लेफ्ट साइड एंड एसिडिक रेडिकल्स ऑन द राइट साइड। तो मैंने एसिडिक रेडिकल्स किधर लिखा हूं, एसिडिक रेडिकल्स मैंने किधर लिखा हूं, ठीक है, राइट साइड में लिखा हूं, और बेसिक रेडिकल्स किधर लिख रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, यस ऑन द लेफ्ट साइड, ये हो गए बेसिक रेडिकल्स, ठीक है। तो पहली चीज हमको जो ध्यान में रखना है वो क्या लिखना है कि जो भी कंपाउंड्स है और उसके जो भी आयनिक रेडिकल्स है उसको हमको लिखना है इस तरह से, और उसको लिखना है राइट साइड में एसिडिक रेडिकल्स को। और अब ये भी लिख सकते हैं कि राइट द नॉन मेटल्स ऑन राइट साइड, ठीक है, और मेटल जो लिखेंगे हम किधर लिखेंगे, और लेफ्ट साइड, ठीक है। रूल्स समझ में आ गया, क्या रूल है, राइट द सिंबल ऑफ रेडिकल विद बेसिक रेडिकल ऑन द लेफ्ट साइड एंड द एसिडिक रेडिकल्स ऑन द राइट साइड। तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं राइट द सिंबल ऑफ द कंपाउंड विद नॉन मेटल ऑन राइट साइड एंड मेटल्स ऑन लेफ्ट साइड। समझ में आ गया आपके, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट का मामला समझ में आ गया आपको, सिंबल में राइट और लेफ्ट, ये इधर जो रहेगा ये राइट साइड रहेगा और ये लेफ्ट साइड रहेगा। तो ये हो गया पहला रूल्स। दूसरा है राइटिंग द वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिवली रेडिकल्स। आपको उसकी वैलेंसी लिखना चाहिए, किसकी वैलेंसी कितनी है। अब यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर जो है 2 क्या लिखे हुए हैं, यस बोलिए, 2 पॉजिटिव आयन है, तो यानी इस तरह से इसकी वैलेंसी है, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, इस तरह से। अब ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की वैलेंसी, हाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो मैंने लिख दिया हूँ 2 2, दोनों की वैलेंसी, इसकी भी 2 लिख दिया हूँ, इसकी भी 2 लिख दिया हूँ। अब क्या करना है हमको, राइट द वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिवली रेडिकल्स, इसकी भी वैलेंसी मैंने यहाँ लिख दिया, इसकी भी। तीसरा रूल क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग द वैलेंसी। अब हमको इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इस तरह से और इस तरह से, तो ये हो जाएगा C2O2, है क्या नहीं, कैसे हो जाएगा ये C2O2, यानी अब हमने इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाइंग द वैलेंसी टू गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, लिखते हैं उसको CaO। कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, CaO लिखते हैं, यानी इसके अंदर जो है कैल्शियम के 2 आयन और दो वैलेंसी, और वैलेंसी कैल्शियम की 2 है और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, और एक आयनिक कंपाउंड इस तरह से इसका तैयार हुआ है। इसी तरह से अगला जो रूल है, द नंबर ऑफ रेडिकल इज इंडिकेटेड बाय द यूजिंग अप्रोप्रिएट सबस्क्रिप्ट्स इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जो भी नंबर रहेगी आप उसको उसकी सबस्क्रिप्ट में इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर अभी 2 लिखना है तो 2 लिख देंगे अपन, 2CaO, है कि नहीं, उसकी सबस्क्रिप्ट में इसको लिखते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है। इसमें हमने क्या समझने की कोशिश की है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो ये रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैंने आपको बताया, राइट द सिंबल ऑफ रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स ऑन द, यस कौन सी साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में, एसिडिक रेडिकल्स कौन सी साइड में लिखेंगे, राइट साइड में। तो नॉन मेटल जो लिखेंगे अपन वो किधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड में, और ऐसे मेटल जो लिखेंगे राइट साइड में लिखेंगे। इसी तरह से दूसरा रूल क्या है कि जब हम इनकी वैलेंसी लिखेंगे तो यहाँ इसके बिलो में हम इस तरह से वैलेंसी लिख लेंगे ताकि हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने में आसानी जाए। एक दो एग्जांपल और ले लूँगा अभी आपके में। इसी तरह तीसरे में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और चौथे में क्या करेंगे, वो रेडिकल्स को जो है हम उनको इंडिकेट करेंगे बाय सबस्क्रिप्ट। जैसे मिसाल के तौर पे HCl है, HCl तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1, मल्टीप्लिकेशन कर दी तो ये बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा, HCl। इसी तरह से हमको बनाना है, समझ लो H2O, ठीक है। तो अब हमको मालूम है हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, क्या लिखता हूँ मैं 1, ऑक्सीजन की कितनी है 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा H2 और ये हो जाएगा O, H2O, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है मॉलिक्यूलर फार्मूले को लिख सकते हैं। 8th स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है। अब इस यूनिट को शुरू करने से पहले ये 3 बेसिक क्वेश्चंस क्यों सवाल किए गए आपसे, क्यों पूछे गए, इसलिए कि आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने ये सब पढ़ चुके हैं, आपको जस्ट रिकॉल किया गया है।
रिकॉल करने के लिए कहा जा रहा है कि आपने ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसको समझ लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि और कौन कौन सी इसकी जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिख सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं एक एग्जांपल के तौर पे MgCl2। तो हम मैग्नीशियम की पहले वैलेंसी लिख लेंगे 2, क्लोरीन की लिख लेंगे 1, ठीक है। मैग्नीशियम की लिख लिए 2 और क्लोरीन की लिख लिए 1। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा Mg, ठीक है, और ये हो जाएगा Cl2, ये आ गया Cl2, MgCl2, उससे बन गया उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, आप उसको घर पर प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह से उसको लिखने की कोशिश कीजिए जो रूल्स आपको बताए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस one of the important topic, that is chemical reaction. Students, you know very well, in our surrounding everything is changed with time. What type of the changes is seen in our surrounding? So we see the two types of the changes in our surrounding. One type of the changes is called as chemical change and another type of the change is called as the physical change. तो ये जो चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये हमारे सराउंडिंग के अंदर बहुत सारी इसकी एग्जांपल हम देखते भी हैं और इसको समझे भी हैं। प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने इसको करके भी देखा है। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं और केमिकल रिएक्शंस को प्रूव करने की कोशिश की है कि केमिकल रिएक्शंस किस तरह से होती है और व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड हाउ दिस केमिकल रिएक्शन इज हैपन। तो यही चेंजेस को सबको जो है अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से प्रूव किया गया है और बताया गया है कि व्हाट इज़ द मैटर ऑफ द व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द मैटर इज चेंज, है ना, किस तरह से जो है मैटर का जो कंपोजिशन होता है वो चेंज होता है। तो ये चेंज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द मैटर होता है, इसी को केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज कहा गया है। लेकिन हम देखते हैं कि जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता है, बोथ दिस चेंजेस आर डिफरेंट। ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि केमिकल चेंज जो होते हैं उसमें क्या होता है, वो परमानेंट चेंज होता है। उसमें जो प्रॉपर्टी है, ये मैटर की जो प्रॉपर्टी है या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, परमानेंटली चेंज हो जाती है। इस जैसे बर्निंग ऑफ द वुड है, जैसे चेंज ऑफ द मिल्क इनटू द कर्ड है, जैसे डाइजेशन ऑफ द फूड है, ये जितने भी जैसे आयरन रस्टिंग है इसी तरह से हम देखते हैं रैपनिंग ऑफ द फ्रूट है। ये जो होते हैं ये परमानेंट चेंजेस होते हैं और इनके कंपोजिशन भी चेंज हो जाते हैं। कंपोजिशन में चेंज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कलर चेंज हो जाते हैं, स्टेट चेंज हो जाती है। इसी तरह से ये कंपोजिशन के साथ साथ जो है जो केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल चेंज के अंदर जो रिएक्टेंट सब्सटेंस रहते हैं या मैटर ऑफ द कंपोजिशन रहता है उसमें बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट के अंदर जो है जो कंपोजिशन मैटर के अंदर, कंपोजिशन मैटर के जो नए जो कंपोजिशन होता है, नया जो मैटर तैयार होता है उसके अंदर नए बॉन्ड बनते हैं। तो ये सब चेंजेस जो होते हैं, ऑल दीज चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस एंड दिस चेंजेस इज कॉल्ड एज द केमिकल चेंजेस। इसी तरह से दूसरे जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ये जो है इसमें जो कंपोजिशन ऑफ द मैटर है ये चेंज नहीं होता है, ये जैसे के वैसे ही रहता है। जैसे हम देखते हैं कि चेंज ऑफ द आइस इनटू द वाटर, चेंज ऑफ द वाटर इनटू द आइस, इसमें क्या हो रहा है कि फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है लेकिन केमिकल कंपोजिशन जैसे कि वैसे ही रह रहा है। वाटर में भी अगर हम लिक्विड देखेंगे वाटर, तो उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्टीम का मॉलिक्यूलर फार्मूला या आइस का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम H2O ही देखते हैं। देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द वाटर। तो इस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में सिर्फ स्टेट चेंज होती है, नॉट द केमिकल चेंजेस इज सीन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपके? तो ये दोनों चेंजेस को हम जो है केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और ये जो चेंजेस होते हैं ये किस तरह से होते हैं ये हमको समझना है। अब हम यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स कुछ चेंजेस के एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। चलिए बताइए मुझे,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर क्या है, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? इस एग्जाम्पल से जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। तो हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, जैसे अभी मैंने बताया हूँ, इट इज़ फिजिकल चेंज। इसी तरह से कुकिंग ऑफ फूड, हमारी मम्मी जो है किचन के अंदर, एक किचन जो हमारा होता है एक छोटी सी लेबॉर्ट्री है ये, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कभी गए हमने किचन में, सोचे कि चाय जो बनती है ये कैसे तैयार होती है, ये मम्मी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट टाइप की डिशेस तैयार करती है, तो कौन सी चीज़ें एज ए रिएक्टेंट लेती है मम्मी, फिर कौन सा प्रोडक्ट तैयार होता है कि नहीं? चाय जो तैयार होती है तो मिल्क का कलर क्यों चेंज हो जाता है, वो टी पाउडर कहाँ चला जाता है, शुगर कहाँ चली जाती है, हाँ, ये कभी गौर किया हमने? ऑल दीज चेंजेस इज कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंजेस, सॉरी केमिकल चेंजेस। ये सब जो है केमिकल चेंजेस होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ टी पर ही अगर हमने गौर कर लिया है तो हम समझ सकते हैं कि फिजिकल केमिकल चेंजेस उसमें कैसे होते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, बहुत सारी जो है छोटी सी लेबोरेटरी कहा मैंने आपको, हमारा जो किचन होता है ना, मम्मी का जो किचन होता है, इट इज़ स्मॉल लेबोरेटरी, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अगर आप गौर करेंगे, आप जाके एक लिस्ट तैयार कीजिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ें काय में तब्दील होती है, तो आपको समझ में आएगा। कन्वर्जन ऑफ द कर्ड इनटू द मिल्क, इट इज़ द केमिकल चेंज, है कि नहीं? तो जो फूड तैयार होती है, मुख्तलिफ किस्म की जो फूड तैयार होती है हमारे घर में, वो भी केमिकल चेंज होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट रहते हैं या जो रिएक्टेंट रहते हैं, वो उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। दे नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टी जस्ट लाइक द रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी इसमें बाकी नहीं रहती हैं। तीसरी एग्जांपल, रैपनिंग ऑफ द फ्रूट, फ्रूट का पकना। एक मरतबा अगर कैरी जो है खट्टी है या आम बन गई तो दोबारा ये कैरी नहीं बन जाती है, खट्टी हो जाती है क्या? नहीं होती है। दैट इज रैपनिंग ऑफ द फ्रूट, दैट इज द यस व्हाट इज केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज है। मिल्क टर्न इनटू द कर्ड, केमिकल चेंज। इवोपरेशन ऑफ वाटर, जो टेम्परेचर रेज होता है और टेम्परेचर रेज होने की वजह से जो है हीट ज़्यादा होने की वजह से जो है वाटर सरफेस से वाटर के मॉलिक्यूल जो है वेपर्स बन के जो है वो क्लाउड में चले जाते हैं। तो ये वेपर्स बनने का प्रोसेस क्या है? यस, इट इज़ फिजिकल चेंज। अभी जब बताया मैंने आपको कि अगर से स्टीम फॉर्मेशन हो रहा है या फिर आइस फॉर्मेशन हो रहा है या कुछ लिक्विड बन रहा है, आइस का लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, तो ये तीनों में वाटर का मॉलिक्यूल H2 ही रहता है और इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, केमिकल चेंज नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होती है। तो ये ऑपरेशन ऑफ वाटर इज फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, हमारे जो स्टमक में हम मुख्तलिफ किस्म के फूड डाइजेस्ट करते हैं तो वो जो है चेंज हो जाती है। मुख्तलिफ किस्म के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के मॉलिक्यूल, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, जो फैट का कन्वर्जन फैटी एसिड में हो जाता है, प्रोटीन का कन्वर्जन अमीनो एसिड में हो जाता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन सुक्रोज का, फ्रक्टोज का कन्वर्जन ग्लूकोज में हो जाता है। ऑल दीज आर द सिंपल मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म आफ्टर द डाइजेशन इन आवर स्टमक। ऑल दीज चेंजेस इज कॉल्ड एज यस केमिकल चेंजेस। इसी तरह से साइज रिडक्शन ऑफ नेफ्थलीन बॉल एक्सपोज टू एयर, हमारे घर में जो नेफ्थलीन बॉल रहती है, नेफ्थलीन बॉल रखते हैं ना हम, काय में रखते हैं पता है आप? काय में रखते हैं नेफ्थलीन बॉल? कपड़ों में रखते हैं, कबर्ड में रखते हैं, टॉयलेट में रखते हैं, है कि नहीं? वॉश बेसिन में रखते हैं, है ना? तो ये क्यों रखते हैं? इसलिए कि ये जो नेफ्थलीन बॉल है ये जो जर्म्स वगैरह होते हैं, पेस्ट होते हैं, इनको आने नहीं देती है। तो ये नेफ्थलीन बॉल जो है ये सब्लिमेशन होता है, इसका सब्लिमेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, इज वन टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, सब्लिमेशन होता है। तो सब्लिमेशन होता है, तो ये जो सब्लिमेशन है ये भी फिजिकल टाइप का होता है। कैसा होता है? फिजिकल टाइप का होता है। इसी तरह से स्टेनिंग ऑफ शाहबादी और कड़प्पा टाइल बाय लेमन जूस, हम देखते हैं कि हमारे घर के अंदर अगर से कोई टाइल्स है या कोई संगमरमर का पत्थर है, उसके ऊपर अगर हमने लेमन का जूस गिरा दिया या लेमन निचोड़ के डाल दिया तो उस पर से कुछ देखते हैं कि हम बबल्स आते हैं, गैस के बबल्स ऊपर आते हैं, है ना? तो वो जो बबल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? दैट बबल्स आर ऑफ CO2, वो CO2 रहते हैं। वहाँ केमिकल रिएक्शन होती है, एसिड का रिएक्शन होता है, नींबू के अंदर जो एसिड रहता है उसका रिएक्शन होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, और कैल्शियम कार्बोनेट के नतीजे में हमको उसके रिएक्शन के नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट और जो है CO2 कैल्शियम क्लोराइड और CO2 गैस हासिल होती है। तो ये जो रिएक्शन है हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमने पढ़ चुके हैं, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार करती है लेबोरेटरी के अंदर, उसमें हमने ये देख चुका है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का तैयार होना, फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड CaCl2 एंड वाटर इज द रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो लेमन जूस अगर गिर जाता है
तो इसी तरह से ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम हाइट, अगर कोई ग्लास का ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे गिर जा रहा है और उसके पीस पीस बन जा रहे हैं, तो हैव यू सीन एनी टाइप ऑफ द केमिकल चेंजेस इन दैट पीसेस? नहीं, उसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते, ओनली द लार्जर पार्टिकल्स और कंपोनेंट और composition of the glass is broken down into the small pieces, that is the physical change, है ना। तो मोमबत्ती जो जलाते हैं, मोमबत्ती जो जलाते हैं हम, कैंडल जलाते हैं, इट इज़ आल्सो द फिजिकल चेंज। हमारे घर के अंदर अगर कोई प्लास्टिक की कोई चीज़ है, अगर वो पिघल जाती है तो डेट इज़ आल्सो द हीट की वजह से फिजिकल चेंज है। तो ये सब एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ऑल दीज एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस।